Hello and welcome students to Paragon classes. लास्ट लेक्चर तक आपको ट्रायंगल लॉ की हेल्प से दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना सिखा दिया था, यानी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। ये सब बच्चों को याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम आएगा। और इसका डेरिवेशन करा दिया था और फिर आपको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट भी करा दिया था। ये रहा जी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट में जब हमने फाइंड आउट किया था तो उसमें तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक तो व्हाट, इसको ठीक कर देते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो होता है व्हाट। व्हाट माने क्या, और दूसरा पार्ट होता है हाउ माने कैसे, और तीसरा पार्ट होता है व्हाई। जनरली बच्चों को ये दोनों बातें तो पता चल जाती हैं, अगर वो अपने आप बुक से भी पढ़ रहे हैं, नोट से पढ़ रहे हैं, या फिर जनरली किसी टीचर से भी पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों बातें तो पता लगाना इतना मुश्किल काम नहीं है। व्हाट का मतलब क्या, यानी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बताने के लिए आपको क्या बताना पड़ता है, तो उसका आंसर है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है अल्फा बताना पड़ता है। और अल्फा क्या है? द एंगल विच द रिजल्टेंट makes with first vector। दोनों में से जो पहला वेक्टर होता है, जो यहां हमारा इस केस में P था, इस केस में फर्स्ट वेक्टर क्या था? P। ये A to B जो बना था P। रिजल्टेंट ने P के साथ कितना एंगल बनाया है उसे हमने अल्फा से डिनोट किया था, और वो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो पहले पार्ट का आंसर है कि हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता लगाने के लिए क्या पता लगाना है, व्हाट क्या पता लगाना है, वो एंगल पता लगाना है जो रिजल्टेंट ने फर्स्ट वेक्टर के साथ बनाया। सेकेंड पार्ट है जो कि हाउ, कैसे पता लगाएंगे, उसका आंसर भी आपको कल बता दिया था, यानी लास्ट लेक्चर में बता दिया था, पूरा डिराइव करके। और डिराइव करके आपका आंसर आया था अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। ये पूरा डिराइव करके आपको बता दिया था। तो पहले दो क्वेश्चंस के ये दो आंसर्स आप ऑलरेडी कर चुके हो, और मैंने उस लेक्चर में आपको ये बोला था, ये प्रॉमिस किया था कि ऐसा करते क्यों हैं, यही एंगल क्यों फाइंड आउट करते हैं, या इस एंगल से ही डायरेक्शन क्यों बताते हैं, वो मैं आपको ये सब खत्म हो जाने के बाद अगली क्लास में बताऊंगा, यानी आज। तो आज आप इस y वाले आंसर का जवाब, y वाले क्वेश्चन का जवाब यानी आंसर सीखोगे। पहले दो के आंसर आप ऑलरेडी सीख चुके हो।
कि क्या फाइंड आउट करना है और कैसे फाइंड आउट करना है, लेकिन ये क्यों फाइंड आउट करना है वो आपको आज बताया जाएगा। और यही जो वाई यानी क्यों ऐसा करते हैं, इसका जवाब बहुत कम जगह लिखा होता है, ऐसा मान के कि बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, जनरल नॉलेज की बात है, जनरल अवेयरनेस की बात है, इसलिए शायद नहीं बताते। लेकिन मुझे मालूम है जब तक बच्चों को ये बात डिस्कस न की जाए क्लास में, तब तक वो अपने आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए जो चीजें हो चुकी हैं हम उनको अभी फिलहाल हटा रहे हैं। ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं। ये आपने कल की क्लास में देख लिया था काफी डिटेल में। मैं वाई का जवाब देने के लिए वापस आ रहा हूं। इस वाई का आंसर देने के लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके रियल लाइफ में। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में आपको डायरेक्शंस किधर लेने होते हैं किसी पेपर पर, किसी मैप पर, उसका एक नोटेशन दिखाया गया है कि आप दुनिया में किसी भी मैप को अगर सीधा पकड़ोगे तो उसमें ऊपर की तरफ का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ कहलाता है, उसके परपेंडिकुलर राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है, उसके जस्ट ऑपोजिट वेस्ट होता है, और नॉर्थ के जस्ट ऑपोजिट यानी नीचे की तरफ साउथ होता है। अब अगर कहा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है और उसको ऐसे मूव करता हुआ दिखाया जाएगा कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो यहां से उसने नॉर्थ की तरफ जाना शुरू किया। ये ग्रीन कलर से मैंने स्पेशली दिखाया जिससे उस ऑब्जेक्ट का मोशन दिख जाए। तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है और उससे कहा जाए कि उसे अब नॉर्थ जाने के बजाय ईस्ट की तरफ जाना है। अगर सिर्फ डायरेक्टली बोला ईस्ट की तरफ जाना है तो उसका मतलब हो गया वो यहां जाना चाहता है। लेकिन अगर उसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में इस पूरे इलाके में, जहां मैंने टिक मारा है, इस पूरे इलाके में कहीं पर जाना हो तो कैसे बताया जाएगा? उसके लिए बताने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपसे बोला जाता है कि या तो ऐसा बोला जाएगा कि नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ जाओ, तो वो यहां से ऐसे जाएगा और किस डायरेक्शन में जाएगा कि नॉर्थ के साथ उसका एंगल, उसके खुद के डायरेक्शन का एंगल जो है वो 30 डिग्री बन जाए। अगर बोला जाए नॉर्थ से 45 डिग्री ईस्ट की तरफ जाए तो वो बिल्कुल यहां से बीचों बीच जाएगा, जिससे ये एंगल कितना बन जाएगा 45 डिग्री, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट भी बोल देते हैं। यही बात अगर वो ईस्ट की तरफ जा रहा है और उसे साउथ की तरफ मोड़ना है तो कितना साउथ की तरफ मोड़ना है, उसके लिए साउथ की तरफ मोड़ना है यानी ईस्ट से इस तरफ जाना है तो एंगल से ही बताया जाता है। अगर ईस्ट की तरफ जाते जाते वो 45 डिग्री साउथ की तरफ मुड़ जाए तो वो इस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। 60 डिग्री मुड़ जाए वो इस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। 80 डिग्री मुड़ जाए वो इस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। अगर 90 डिग्री मुड़ जाए तो वो ऑटोमेटिकली साउथ की तरफ ही पहुंच जाएगा। अब उसे वेस्ट की तरफ जाना है, कितना जाना है? तो जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बताया जाता है किसी पहले से बताए गए डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में कि उसको कितना टर्न लेना है, तो वो हमेशा एंगल की फॉर्म में ही बताया जाता है। नॉर्मली जब आप ग्राउंड पर मूव करते हो तो आपके लेफ्ट और राइट मूव करना रोड्स पर डिपेंड करता है। कहीं से भी आप मुड़ नहीं सकते, जहां रोड जा रही है उसी रास्ते पर आप जा सकते हो। सीधी जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, उन्हीं पर्टिकुलर डायरेक्शंस में आप मुड़ सकते हो। लेकिन आप इमेजिन करो कि बहुत बड़ा कोई सी में, समुद्र में कोई शिप जा रहा है, तो वो कंपास से अपनी डायरेक्शन का पता लगाता है
कंपास में हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाई गई होती है, उसके ऑपोजिट साउथ होती है, राइट में ईस्ट होती है, लेफ्ट में वेस्ट होती है। तो अगर नॉर्थ में जाते जाते उस शिप को ईस्ट की तरफ टर्न लेना है तो उसे ये बताना होगा कि नॉर्थ से कितना टर्न लेना है ईस्ट की तरफ, और वो हमेशा किसकी फॉर्म में बताता है, एंगल की फॉर्म में। यही एग्जाम्पल आप प्लेन्स के लिए भी ले सकते हो। एक प्लेन, एरोप्लेन जिसकी बात कर रहे हैं, जब वो रनवे से उड़कर आसमान में पहुंच जाता है तो वो किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकता है। वहां पर कोई रोड, कोई लैंडमार्क वगैरह कुछ तो है नहीं, लैंड ही नहीं है तो लैंडमार्क कैसे होगा। तब वो एरोप्लेन, ये मान लीजिए वो एरोप्लेन जा रहा है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ में जा रहा है, लेकिन अब उसे ईस्ट की तरफ टर्न लेना है किसी पर्टिकुलर सिटी की तरफ जाने के लिए या सिटी पर लैंड करने के लिए। तो वो कितना टर्न लेगा नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ये किसकी टर्म्स में बताया जाता है, एंगल की टर्म्स में बताया जाता है। यानी डायरेक्शन को एंगल की टर्म्स में बताने के पीछे रीजन ये है कि उससे ये पता चल जाता है एग्जैक्टली कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते जाते उसे कितना मुड़ना है और किस तरफ मुड़ना है। बिल्कुल एग्जैक्ट एंगल की, ये एंगल अगर आपको पता होता है, ये एंगल अगर आपको पता होता है तो आपको पता चल जाता है कि 10 डिग्री मुड़ना है तो इतना ही मुड़ना है, 20 मुड़ना है, 30 मुड़ना है, 40 मुड़ना है, इस तरह से एंगल की फॉर्म में। अब यहां पर ये बात कैसे फिट बैठती है तो उसका मैं आपको एग्जांपल लेकर बताता हूं। आपको बताया था पहले एक ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ जा रहा था, और इस तरफ जाते जाते वो बी से सी की तरफ टर्न ले गया, सीधा जाने के बजाय ये ए था, ए से वो बी तक पहुंच के बी से सी तक चला गया। तो मैंने बताया था कि सीधा जाने के डायरेक्शन से कितना उसने टर्न लिया, इसके लिए आपको यही एंगल बताना पड़ता है जो यहां पर बताया भी गया है, जो कि मैंने बोला इस वेक्टर को हमने P बोल दिया और इस वेक्टर को हमने क्या बोल दिया था, Q। तो फर्स्ट वेक्टर यहां से यहां तक है, A से B तक, क्योंकि उसके बाद वो सीधे जाने के बजाय इस डायरेक्शन में गया है। तो किस डायरेक्शन में मुड़ा है, यानी जो उसका ओरिजिनल डायरेक्शन था उससे वो कितना मुड़ा है, इसके लिए आपको ये एंगल ही बताना पड़ा। अगर ओरिजिनल डायरेक्शन से वो 90 डिग्री टर्न हो जाता तो आप इस वेक्टर को जो BC वेक्टर बनाया है उसको यहां पर बनाते, ये बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि तब वो इस ओरिजिनल डायरेक्शन में जाते जाते पूरा इतना मुड़ गया होता 90 डिग्री। तो यहां पर भी आपको एंगल से ही पता चला है कि कितना टर्न लेना है, जो जरूरी नहीं है मैं हटा रहा हूं। तो पहले आपने ये एंगल बनाया, अब आपने P और Q का रिजल्टेंट बनाया। रिजल्टेंट कैसे बनाया था, आपने डायरेक्ट एक वेक्टर बना दिया, कहां से कहां तक, A से C तक, जो कहलाया इनका रिजल्टेंट। तो अब वो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है वो बताने के लिए भी आपको यही बताना होगा कि जो ओरिजिनल डायरेक्शन में जाते जाते जैसे B ऐसे चला गया तो यहां से आपने वो एंगल बताया, ऐसे ही इस डायरेक्शन में जाने के बजाय रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में गया है वो कितना मुड़ा है, कितना मुड़ा है ऊपर की तरफ, उसके लिए आपको इस ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ उसका बनाया हुआ क्या बताना पड़ता है, एंगल। तो एंगल बताने के पीछे रीजन ये है कि एंगल से एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ओरिजिनली जो ऑब्जेक्ट जा रहा था जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जाने के बजाय अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है।
तो उसके लिए क्या बताना पड़ेगा, ओरिजिनल डायरेक्शन और अब जो वो जा रहा है रिजल्टेंट उनके बीच का एंगल, जिससे एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि 30 डिग्री है तो ये 30 का एंगल बनेगा, 40 डिग्री हुआ तो थोड़ा ऊपर बनता, 50 डिग्री होता थोड़ा और ऊपर बनता, 60 डिग्री होता थोड़ा और ऊपर बनता। तो रिजल्टेंट कितना ऊपर है ये कैसे पता चलेगा, एंगल से। तो एंगल बताने के पीछे मेन रीजन ये होता है कि कोई भी वेक्टर अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना टर्न ले गया है या किस दिशा में गया है, ये ऐसे ही बता सकते हैं कि उस नए वेक्टर ने पुराने वेक्टर यानी ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाया है। इस पूरे ए से बी तक के वेक्टर ने यानी पी ने क्यू के साथ, या यूं कहें क्यू ने पी के साथ कितना एंगल बनाया, वो भी हमें ऐसे ही पता चला था कि ओरिजिनल डायरेक्शन में जाते जाते वो कितना टर्न ले गया। और फिर पी और क्यू के रिजल्टेंट ने कितना एंगल बनाया है वो हमें कैसे पता चला कि ओरिजिनल डायरेक्शन में जाते जाते जो नया रिजल्टेंट वेक्टर है, जो रिजल्टेंट क्या होता है, वो अकेला वेक्टर जो वही काम कर देता है, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, उसने कितना एंगल बनाया है। इसलिए y का जवाब ये है कि एंगल हम इसलिए फाइंड आउट करते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, जो एंगल की टर्म्स में एग्जैक्ट आती है। तो अब आपका ये पोर्शन, ये पार्ट कंप्लीट होता है जिसमें आपने दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना सीखा। और क्योंकि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए उस रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम एंगल फाइंड आउट करते हैं जो रिजल्टेंट ने फर्स्ट वेक्टर के साथ बनाया होता है, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। और उस अल्फा का भी हमने फॉर्मूला बच्चों को सिखा दिया है। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है वो आपको दिखाते हैं, और फिर नेक्स्ट आपको आर्टिकल पढ़ाया जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं वो एग्जाम्पल जो इस ट्राइंगल लॉ पर बेस्ड है। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल आपके सामने, जिसमें वो बोलते हैं कि टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 9 and 7, two vectors of magnitude 9 and 7 are inclined to each other at 60 degree. Calculate the magnitude and direction of resultant. तो इस क्वेश्चन में आपको दिखाया गया है कि आपको क्या क्या गिवन है। देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। आपको बोला था दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड दिए होंगे, तो देखें ये p का मैग्नीट्यूड, और बताया था कि जिस ऑर्डर में वेक्टर दिए हों, पहले आपको 9 दिया है तो p हो गया आपका 9 एंड q हो गया आपका कितना 7। दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड गिवन है और उनके बीच का एंगल जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा से, वो 60 डिग्री गिवन है। यहां पर क्वेश्चन में बोल दिया है साफ साफ डायरेक्टली, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी पता लगाएं और डायरेक्शन भी। लेकिन अगर ये नहीं भी बोला जाए, सिर्फ इतना बोला जाए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट या फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, तब भी ये अंडरस्टूड है कि जब आप रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हो तब आपको उसका, क्योंकि रिजल्टेंट भी एक वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है और उसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले सीधा शुरू हो जाते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के लिए आपको डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल कर देना होता है। डिराइव तो आपको करने के लिए आएगा तो अलग से बोलेंगे, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जो आपको सिखाया गया है। बोला था याद रखना है बच्चों को अब के बाद ये फॉर्मूला, दैट इज P का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर प्लस Q का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ P इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q इंटू कॉस थीटा। और आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लोगे स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट के अंदर। P का मैग्नीट्यूड कितना है 9, Q का मैग्नीट्यूड है 7 प्लस 2 इंटू 9 इंटू 7 इंटू कॉस 60 डिग्री। और नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 9 का स्क्वायर आएगा 81, 7 का स्क्वायर आएगा 49 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 जा 63 हो जाता है और cos 60 की वैल्यू 1/2 आती है। ये आपको याद होनी चाहिए sin cos 10 की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 के लिए। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आप इन सबको ऐड करोगे, यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपके पास आएगा अंडर रूट के अंदर 81 प्लस 49 प्लस 63। तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 193। इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल के भी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, आंसर सही माना जाएगा। तो ये आपने फाइंड आउट कर दिया है रिजल्टेंट का क्या मैग्नीट्यूड। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट के डायरेक्शन की। डायरेक्शन के लिए आपको बताया था आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। पहले tan अल्फा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q साइन थीटा अपॉन P का मैग्नीट्यूड है प्लस Q का मैग्नीट्यूड है cos थीटा। अब आप वैल्यूज पुट करते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू Q 7 है उसका मैग्नीट्यूड ऊपर लिखा हुआ है और साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय P यानी 9 प्लस Q cos 60 डिग्री। फिर से यहां लाइन खींच देता हूं मैं एक, जिससे पता चल जाए ये पोर्शंस अलग अलग हैं। और आगे हम सॉल्व करते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू 7 साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। मैंने बोला है ये टेबल्स आपको याद रखनी पड़ेगी, 10th क्लास में ही बच्चों को कहा जाता है। ये यहाँ पर हम Q का वैल्यू रखना भूल गए। ये मैं यहाँ Q ही लिख दिया था, Q का वैल्यू लिख देता हूँ। P का वैल्यू 7 साइन 60 प्लस 9 यहाँ 7। अब आते हैं वापस, 9 तो ऐसे रहेगा प्लस
क्यू का वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड 7 रहेगा। cos 60 की वैल्यू अभी अभी बताया था 1/2 होती है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में tan अल्फा इज इक्वल टू 7√3/2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 7/2। तो अब आपका नीचे आंसर tan अल्फा इज इक्वल टू 7√3/2, ये तो ऐसे ही रहेगा, और अपॉन इतने पोर्शन को, ये नीचे 9 प्लस 7/2, इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका 25/2। और इसको मैं यहां पर सॉल्व करके दिखा देता हूं। tan अल्फा इज इक्वल टू इस फ्रैक्शन में 7√3/2 और डिनोमिनेटर में 9 प्लस 7/2 को ऐड करके 25/2 आया है, जो इसमें ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास tan अल्फा की वैल्यू बचेगी 7√3/25। अब जैसा कि मैंने बच्चों को बताया था, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा लिख देना है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 7√3/25। क्योंकि आप इसको सॉल्व कर भी लोगे तो भी आपको tan अल्फा की जो ये वैल्यू सॉल्व करके आएगी उससे अल्फा पता नहीं लग सकेगा। कल मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि अगर tan अल्फा की ऐसी कोई वैल्यू आ जाए जो आप पहचानते हो, और आप किस किस की वैल्यू पहचानते हो, सिर्फ पहचाननी चाहिए tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 90 डिग्री। इनकी वैल्यू आपको पहचाननी है। जब आप इनकी वैल्यू पहचानते हो और उनमें से कोई वैल्यू आ जाए, tan अल्फा की वैल्यू उनमें से कोई आ जाए, तो आप सीधा अल्फा की जगह वो एंगल ही लिख देना। लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू ऐसी कोई रैंडम वैल्यू आ जाए, अननोन वैल्यू सी आ जाए, तो आपको tan अल्फा का वैल्यू अननोन आने पर अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स करके लिख देनी है। यही हमारा फाइनल आंसर होगा फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ये मैं यहां पर तो इस तरह से आपको दिखाया जाता है कि ये एक एग्जाम्पल कि ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है। अब आपने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और उसके फॉर्मूले को यूज करना सीख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ाया जाएगा वो फिर से वेक्टर एडिशन ही होगा, लेकिन उसका सेकेंड पार्ट होगा एक नया रूल। ट्राइंगल लॉ के अलावा एक और भी रूल है जिससे आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। तो नेक्स्ट आपके जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वो क्योंकि अपने आप में एक पूरा कंप्लीट फुल आर्टिकल है, इसलिए हम आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में वो एक्सप्लेन करेंगे। तब तक बच्चे, हम कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों को सेंड कर देंगे, तब तक बच्चे उनको एक बार ट्राई कर लें और देखें कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो एक बार कॉल कर सकते हैं और कॉल पर उनको बता दिया जाएगा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन।
तो मिलते हैं बच्चों से अगले लेक्चर में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझने के लिए। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।